हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस लर्निंग। तो हमने 2 टॉपिक जो हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। और ये जो है वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें 3 सब टॉपिक है। एक है कंप्यूटर नेटवर्क्स, सेकंड है नेटवर्क लेयर्स एंड थर्ड है मोबाइल कम्युनिकेशन। और साथ ही हम अध्ययन करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस का भी एंड अलग अलग मोबाइल की जनरेशन्स। और हम इसमें अच्छे से देखेंगे कि मोबाइल से कम्युनिकेशन आखिर होता किस तरीके से है। सो ये रहा आपका सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस है। इसमें हम आज कर रहे हैं जो 8th नंबर का आपका टॉपिक है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट्स। ठीक है, और इसमें हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंट्रोडक्शन नेटवर्क लेयर्स, मॉडल्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, फंडामेंटल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। एक बार ये वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखनी है, आपके तीनों कंसेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स? बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिकली आप ये सोचिए, आप किसी से फेसबुक पे बात करते हैं, आप किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपका मैसेज सामने वाले पे जा रहा है। ठीक है, या तो आप मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, कैसे आप उसका डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, आपका डेटा वो यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक हिस्सा है। सो यहाँ इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर्स हैं, ये सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ये इससे है, ये इससे है, सब कुछ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो हियर कंप्यूटर नेटवर्क्स, यदि कई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हैं तो कोई भी किसी भी कंप्यूटर में संग्रहित किसी भी डेटा तक पहुंच सकता है। ठीक है, वो जुड़े होने चाहिए। और इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम को किससे जोड़ा जाता है, पहले सर्वर से जोड़ा जाता है, और सर्वर को किससे जोड़ा जाता है, इंटरनेट से। सो व्हाट इज नेटवर्किंग? एक कंप्यूटर नेटवर्क परस्पर जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का एक संग्रह है। जितने भी कंप्यूटर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनका कलेक्शन ही क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। एक स्वतंत्र कंप्यूटर कौन है? जो दूर के महल में डेटा, हार्ड डिस्क या सीपीयू को अन्य प्रणालियों के साथ क्या करता है, साझा कर सकता है। तो ये बात रही केवल समझने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से अराइज होंगे, व्हाट इज नेटवर्क लेयर्स एंड मॉडल? सो यहाँ पर OSI मॉडल करता क्या है, ये बताता है कि किसी भी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड होती है और कैसे रिसीव होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस मॉडल में लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स अपना अलग अलग वर्क करती हैं। उससे क्या होता है, डेटा जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंचता है। सो एक तरीके से क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक जरिया है। इन चीज़ों के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप एक जगह से बैठ करके दूसरी जगह से आप आराम से बात कर पा रहे हैं, मैसेज कर पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो आदि फाइल्स आप सेंड कर पा रहे हैं। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क लेयर्स। OSI मॉडल में जो नेटवर्क लेयर्स होती हैं वो 2 तरह की हैं, एक तो हार्डवेयर बेस्ड है और एक है सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है फिजिकल लेयर। अभी जो फिजिकल लेयर है, इसका अन्य नाम क्या बोल सकते हैं आप, बिट्स यूनिट। मीन्स फिजिकल लेयर पे जो डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है, बिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड लेयर होती है डेटा लिंक, और यहाँ पे डेटा को क्या कहा जाता है, फ्रेम्स। ठीक है, या फिर इसे पैकेट्स भी कहा जाता है। जो पैकेट्स हैं उसी को फ्रेम्स कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में इस फ्रेम्स को फिर बोला जाता है पैकेट्स। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को क्या बोला जाता है, सेगमेंट्स, यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स में उसे बनाया जाता है। उसके बाद नंबर 5 पे आती है सेशन लेयर, जिसमें डेटा को डेटा ही बोला जाता है। एंड प्रेजेंटेशन लेयर डेटा, एप्लीकेशन लेयर को भी डेटा बोला जाता है। तो इस प्रकार से 7 लेयर आपको याद होनी चाहिए। आपको ये पढ़ाते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि यदि किसी को ये इसके बारे में नहीं पता है या इसने काफ़ी पहले पढ़ा है, वो इसको कैसे याद रखेगा। तो अभी मेरे मन में एक आइडिया आया, आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, पढ़, PD से क्या हो जाएगा, पढ़। N से क्या हो जाएगा, नहीं। T से क्या हो जाएगा, तो।
एस से क्या हो जाएगा, सबसे, इस पी से क्या हो जाएगा, पीछे आएगा, यानी कि पढ़ ले। ठीक है, तो पढ़ नहीं तो सबसे पीछे आएगा। सो पढ़, प से क्या हो जाएगा, फिजिकल, ड डेटा लिंक लेयर, न नेटवर्क लेयर, त ट्रांसपोर्ट, सबसे, स सेशन, पीछे, प प्रेजेंटेशन, एंड पीछे से आपको ये भी याद रहेगा कि ये छठे नंबर की है। ठीक है, फिजिकल पी, और इस पी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ने का काम करना है, तो ये सबसे पहली वाली लेयर होगी, और पीछे क्या हो जाएगा, सबसे पीछे की तरफ आएगी, यानी कि छठवें नंबर पे आएगी प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद में आएगा एप्लीकेशन। तो चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर। तो ये जो फिजिकल लेयर होती है सबसे नीचे की तरफ होती है, जो हमने नंबर 1 पे देखा था, जो हम बोल रहे थे पढ़ से, प से बन रही थी। ठीक है, तो इस लेयर को और क्या कहते हैं, इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है, ये लेयर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए ये जो लेयर है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। इस लेयर द्वारा और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से एक चीज़ और याद रखना कि जो भी डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको ये किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा यहीं से प्रोसेस होता है, तो डिजिटल डेटा जो आता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दूसरी चीज़ कि जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो वायरलेस होगा या फिर विद वायर होगा, तो इसको भी यहीं पर डिसाइड किया जाता है फिजिकल लेयर के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि ये ट्रांसमिशन मोड को भी बताती है, परिभाषित करती है। ट्रांसमिशन मोड कैसा रहेगा, सिंप्लेक्स रहेगा, हाफ ड्यूप्लेक्स होगा या फिर फुल ड्यूप्लेक्स। मीन्स आप मान सकते हैं कि जो एक बेस रूट चीज़ होती है, सबसे नीचे वाली चीज़, मेन जिम्मेदारी सारी किस पर रहती है, इसी पर रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिट यूनिट को ट्रांसमिट करेगी, ये बिट्स को। ठीक है, फिजिकल और इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है उसके बारे में, कम्युनिकेशन कैसा होगा उसके बारे में, ट्रांसमिशन मोड कैसा रहेगा, ये सभी चीज़ें जो डिसाइड होती हैं वो यहीं पर फिजिकल लेयर स्टेज पर ही डिसाइड हो जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकंड लेयर पर। नंबर सेकंड लेयर इज डेटा लिंक लेयर। इसका अन्य नाम क्या है, फ्रेम यूनिट, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है फ्रेम होता है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है याद रखिएगा, डेटा लिंक लेयर का दूसरा नाम है फ्रेम यूनिट। सेकंड वर्क इसका क्या होता है, ये क्या करती है, जो भी रो डेटा होता है उनको पैकेट्स में अरेंज करती है, ऑर्गेनाइज करती है। साथ ही यहाँ पर एक कार्य और होता है कि ये जो भी पैकेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो भी पैकेट्स होते हैं ये कैसे होने चाहिए, एरर फ्री होने चाहिए। इस चीज़ को भी ये यहाँ पर चेक किया जाता है। अब इन लेयर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नियमों का एक समूह होते हैं जिसके आधार पर ये सारे लेयर्स, ये जो मॉडल हैं ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पर 2 क्या है प्रोटोकॉल हैं मेन, HDLC, ये देखिए बैंक नहीं है, दैट इज L, HDLC है। HDLC की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। एंड जो सेकंड होता है PPP मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो आप याद रखें डेटा लिंक लेयर में 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल एंड सेकंड होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब देखिए हमने बात की थी कि ये जो एरर फ्री है उसके लिए भी कार्य करती है ये लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मेन वर्क इसी के ऊपर कैसे होता है कि जो फ्लो कंट्रोल फ्रेम्स होती हैं उसमें हेडर और ट्रेलर को भी ऐड कर दिया जाता है, और ट्रेलर के साथ में क्या होता है, CRC भी होता है। CRC क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। यहाँ पर 2 सब लेयर और होती हैं, उसका भी नाम एटलीस्ट आप लोग याद रख लें। एक होती है LLC, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, MAC लेयर। एक तो LLC याद रखें और एक MAC याद रखें, ये दोनों ही सब लेयर किसकी होती हैं, डेटा लिंक लेयर की। और साथ ही ध्यान रखें LLC की फुल फॉर्म होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। एंड सेकेंड सब लेयर कौन सी होती है, MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो अब मूव करते हैं थर्ड नंबर की लेयर पर, ये है
नेटवर्क लेयर। थर्ड नंबर लेयर इज नेटवर्क लेयर और इसका अन्य नाम है पैकेट यूनिट। यहाँ पर क्या होता है, स्विचिंग और राउटिंग का उपयोग भी होता है, साथ ही ये आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करवाती हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, ये नेटवर्क लेयर है तो क्या करेगी, जो भी पैकेट्स होते हैं उनको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। तो यदि कोई चीज़ सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजनी है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, फ्रेम के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को जोड़ा जाता है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रेम क्या चीज़ है, एक्चुअल में ये पैकेट ही है। ठीक है, फर्स्ट लेयर से जो बिट स्ट्रीम थी उसे किस में कन्वर्ट किया गया था, पैकेट में। ठीक है, अब इन पैकेट इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, फ्रेम बोला जाता है। और इसको जब सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजा जाएगा तो उसके लिए जो एड्रेस है वो कहाँ पर रखा जाता है, फ्रेम के हेडर में। इस तरीके से शॉर्ट में आपको ये याद रखना है कि जो नेटवर्क लेयर है उसके मेन वर्क क्या क्या होंगे। एक तो एड्रेसिंग करना होगा, ठीक है, अभी हमने देखा था ये किस तरीके से एड्रेस कर रहा है फ्रेम में हेडर लगा करके। दूसरा राउटिंग का वर्क भी रहेगा, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को दूसरी जगह भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे राउटिंग तो होगी ही। ठीक है, थर्ड होगा पैकेटिंग। और एक वर्क और होता है इंटरवर्किंग। इंटरवर्किंग में क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में कैसे कनेक्शन देना है लॉजिकल, वो ये प्रोवाइड करवाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क लेयर क्या होती है। सो नाउ नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, यानी कि ये क्या करती है, डेटा को ट्रांसमिट करती है। ओके, तो और इसे क्या कहा जाता है, इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। कौन से नंबर की लेयर है ये, फोर्थ नंबर की लेयर है और ये है थर्ड। सो अब जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन यहाँ पर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो कनेक्शन लेस होता है और एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। जैसा कि इसका नाम सेगमेंट यूनिट है तो ये क्या करती है, दो कंप्यूटर के बीच में जो भी डेटा का आदान प्रदान करना है, मैसेज का कम्युनिकेशन करना है, उसको किस रूप में करती है, ये सेगमेंट्स के रूप में। अब यहाँ पर जो प्रोटोकॉल हैं इस लेयर के, ट्रांसपोर्ट लेयर के, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल ये वाले याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो होता है टीसीपी, आपने टीसीपी आईपी मॉडल का नाम सुना होगा। तो एक जो यहाँ पर प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, टीसीपी है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आपका सिस्टम इंटरनेट पे कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसको अलाउ कौन करता है, ये टीसीपी अलाउ करता है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है, यूडीपी होता है, मीन्स यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखें कि टीसीपी जो है वो रिलायबल होता है, क्योंकि यूडीपी के अंदर क्या होता है, आपका मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक गया, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट वापस सेंडर को नहीं आता है। ठीक है, बीच में पैकेट की कुछ मिस्टेक हो गई तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन टीसीपी के अंदर क्या होता है कि सेंडर से यदि कोई मैसेज कहाँ पे गया है, रिसीवर तक गया है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी वापस आएगा। इट मीन्स ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेता है। जो टीसीपी है वो ये गारंटी देता है एक तरीके से कि जो आपका पैकेट है वो सही सलामत पहुंच गया है। सो ये वाला डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, टीसीपी और यूडीपी के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इस तरीके से इसके जो 3-4 वर्क हैं आप लोग याद रखें। एक तो सेगमेंटेशन का हमने देख ही लिया क्योंकि ये सेगमेंट यूनिट है, तो सेगमेंटेशन का वर्क तो यहीं पर होता है। ठीक है, दूसरा होता है कनेक्शन कंट्रोल, भी इसी को ही करना होता है। कनेक्शन का जो कंट्रोल है वो यहीं पर होता है। तीसरा फ्लो कंट्रोल के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। ओके, फ्लो कंट्रोल। एंड चौथा है एरर कंट्रोल, की एरर जो है वो नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी आप मैसेज भेजा जा रहा है वो बिना एरर के हो, ऐसा जो है ये कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सुनिश्चित करता है। नाउ नेक्स्ट लेयर, सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है वो 5th नंबर पर आती है, आप लोग ये भी ध्यान रखें। ओके, तो ये क्या करती है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाने का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है और टर्मिनेशन का काम करती हैं। टर्मिनेट सिंक्रोनाइजेशन।
अब ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है देखिए, यदि जैसे कोई डेटा ट्रांसमिट होता है और बीच में पता लगता है कि कोई एरर है, तो क्या होता है उस पर्टिकुलर चेक पॉइंट से फिर से ट्रांसमिशन होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। और ये जो रिकवरी हुई है साथ ही यहाँ पर, तो सिंक्रोनाइजेशन और रिकवरी भी हम इसे कह सकते हैं। तो सेशन लेयर एक तरीके से जो सेशन है वो कंप्लीट करती हैं, एस्टेब्लिश करती हैं, देन उसका मेंटेनेंस करने का काम करती हैं, और यदि बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिंक्रोनाइजेशन भी करवाती हैं। सो नेक्स्ट लेयर पे चलेंगे हम, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर 6 नंबर की लेयर है। ये किससे कनेक्टेड होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ये संबंधित होती हैं और क्या करती हैं, डेटा का एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती हैं और साथ ही कंप्रेशन भी करती है। ठीक है, एक तरीके से पासवर्ड लगाया और आईडी से और उस पासवर्ड से उसको वापस से क्या किया, ओपन किया। ओके, कंप्रेशन में क्या होता है कि डेटा की जो साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको साइज़ को छोटा करने के लिए कंप्रेशन का जो वर्क होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंक्रिप्शन क्यों किया जाता है, ताकि जो प्राइवेसी है वो बनी रहे, प्राइवेसी के लिए इंक्रिप्शन किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या फिर कंप्रेशन से आए तो आपको कौन सी लेयर याद रहनी चाहिए, प्रेजेंटेशन लेयर। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेयर पर, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। देखिए, ये सबसे लास्ट लेयर होती है नंबर 7 पर। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट लेयर थी उसका रूट का काम था, ठीक है, उसको अपनी जड़ें मजबूत करवानी थी। और अब जो सबसे लास्ट में है यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, उसका क्या वर्क होगा, इसका वर्क ये होगा कि जितनी भी एप्लीकेशन है और बाकी जो लेयर्स है, जितनी भी लेयर्स है, उनके बीच में अच्छे से इंटरफेस कराना, उनका जो कनेक्शन है वो मजबूत रखना, ये इसका वर्क होता है। अब यहाँ पर जो प्रोटोकॉल दिए हुए हैं HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकंड है FTP, FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मीन्स ये जो FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब इससे जो फाइल का ट्रांसफ़र है वो इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है SMTP, जिसमें M का मतलब है मेल्स, यानी कि इससे क्या होता है, मेल्स का सेंड होना, मेल्स का रिसीव होना, इसी के द्वारा यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर SMT की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है NFS। ठीक है, NFS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो इस तरीके से सातों लेयर्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। एक और मॉडल है, उसका क्या नाम होता है, TCP/IP, और ये दोनों ही क्या है, प्रोटोकॉल्स के नाम हैं। तो आपको पता होना चाहिए TCP की फुल फॉर्म क्या है। ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड हियर IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP के अल्टरनेट में हमने पढ़ा था एक प्रोटोकॉल और UDP, और हमने देखा था कि जो UDP है वो इतना रिलायबल नहीं है, जबकि TCP रिलायबल है, क्योंकि ये क्या करता है, गारंटी देता है कि आपका जो पैकेट है वो पहुंचेगा, लेकिन UDP जो है कोई भी गारंटी नहीं देता है डेटा के पहुंचने की। बाकी दूसरे रेफरेंस में देखें तो TCP थोड़ा स्लो होता है, जबकि UDP जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। तो चलिए एक बार जल्दी से TCP/IP मॉडल को हम देख लेते हैं। तो इस मॉडल में इस प्रकार से एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर होती हैं, और ये दोनों तरफ ऐसे ही वर्क करती हैं, सेंडर एंड रिसीवर। और यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल लेयर जो होती है, यहीं पर डेटा का ट्रांसमिशन इस तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक है, मैसेज आता है, ठीक है, कोई मैसेज आएगा, उसके बाद एट लास्ट कहाँ पे पहुँचेगा, वो फिज़िकल लेयर पर पहुँचता है, और यहीं से वापस ये फिज़िकल लेयर की तरफ जाता है, और इसी तरीके से वापस ये डिकोड हो करके और एप्लीकेशन लेयर तक फिर पहुँचता है। तो फिज़िकल लेयर में यहाँ पर किस तरह का सिग्नल होगा और क्या लोकल मीडिया होगी, ये डिपेंड्स करता है एक दूसरे पर। ठीक है, तो यदि सिग्नल कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, तो ऐसे में जो लोकल मीडिया होगी वो क्या होगी, केबल होगी, और वो किसकी हो सकती है, कॉपर केबल या फिर लैन केबल होगी।
दूसरी बात, यदि सिग्नल कौन सा है, लाइट सिग्नल है, तो ऐसे में क्या यूज़ किया जाएगा, इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ में लिया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सिग्नल किस प्रकार का हो, रेडियो सिग्नल हो, तो रेडियो सिग्नल जो होता है उसके लिए मीडियम क्या होता है, दैट इज़ एयर और वैक्यूम। और इस लेयर पे तो प्रोटोकॉल्स भी आप याद रख सकते हैं। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है इथरनेट और दूसरा होता है फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट। तो यहाँ पर इन शॉर्ट आप लेयर्स के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स याद रखेंगे, फॉर एप्लीकेशन लेयर, फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फॉर नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। एप्लीकेशन लेयर के लिए कुछ और प्रोटोकॉल्स आप लोग याद रख सकते हैं, लाइक डीएनएस हो गया, है ना, टेलनेट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टेलनेट है, डीएनएस है, एसटीटीपी है, एसएमटीपी, एसएनएमपी, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, एड्रेसिंग होती है, उसके अलावा इनकैप्सुलेशन होता है, डीकैप्सुलेशन यहाँ पर होता है, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग वर्क यहाँ पर होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, एरर चेकिंग भी होता है, कंजेशन कंट्रोल होता है, सभी की सभी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये हैं आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस, किस तरीके से नेटवर्क होता है, इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में। तो देखिए यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस का होना इतना ज़रूरी होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है जिससे कि डेटा क्या हो सके, शेयर हो सके। और यहाँ पर मेनली आप डिवाइसेस देख पा रहे हैं, जैसे कि मॉडेम है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, फ़ोन लाइन के साथ में इसका कनेक्शन रहता है, एनआईसी है, रिपीटर है, हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, गेटवे है। तो ये सभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस में आते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मॉडेम, इसका वर्क क्या होता है, D2A A2D, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वो है मॉडेम। तो मॉडेम के द्वारा क्या होता है, ये देखिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल है, अब यहाँ पर लगा हुआ है मॉडेम, ये क्या करेगा, इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये है सेंडर, जब हम रिसीवर की तरफ जाते हैं तो अगेन वहाँ पर एक मॉडेम होता है, इस एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डिजिटल सिग्नल में। और ये किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, टेलीफोन लाइन के द्वारा। सो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, दैट इज मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। अगला देखिए नेटवर्किंग डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रिपीट करने का काम करता है। एक तरीके से आपको इस तरीके से याद रखना है, सिग्नल की क्षमता बढ़ाता है और नेटवर्किंग की रेंज बढ़ाता है। उससे क्या होता है, यदि सिग्नल को काफ़ी दूर तक जाना हो तो उससे वो जा पाता है, क्योंकि सिग्नल की स्ट्रेंथ बनी रहेगी तो वो जा पाएगा। जैसे कि आप हैं, आपका सिलेक्शन होने की जो दूरी है वो काफ़ी लंबी दूरी, काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ता है। उसके लिए आप बीच बीच में क्या ना हो, नर्वस ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो, उसके लिए ये बार बार क्या करता है, पुशअप करता रहता है। तो यही काम यहाँ पर होता है रिपीटर का। रिपीटर सिग्नल को एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ तुम यहाँ पर जाओ 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 और तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो दैट इज रिपीटर। अगला डिवाइस देखेंगे हम हब। हब आप लोग जानते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का हब बन जाता है, कहीं पर बहुत ही स्पेशल वर्क होता है तो सारे देश दुनिया से लोग वहीं पर आते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी हब की उसी वे में बात कर रहे हैं, ये नाम उसी के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो नेटवर्क केबलिंग के लिए ये एक केंद्रीय जंक्शन बिंदु होता है, किसके लिए, नेटवर्क केबलिंग के लिए। और 3 टाइप के होते हैं ये, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव और थर्ड होता है इंटेलिजेंट हब। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं हो क्या रहा है कि हब जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं इनको क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। नंबर 4 नेटवर्किंग डिवाइस है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल अपने भारत में बहुत सारे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जगह जगह आपको ब्रिज देखने को मिलेंगे। तो वो ब्रिज करते क्या हैं, 2 नेटवर्क को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 2 नेटवर्क को जोड़ता है, नेटवर्क की परिधि को बढ़ाता है।
अब परिधि को बढ़ाता है, ये आप कैसे याद रखेंगे? जैसे कि एक रोड है और यहाँ पे क्या है, एक ब्रिज है, तो जो लोकल लोग होंगे वो तो अपने आराम से नीचे वाले रोड से जाएंगे, और जो ब्रिज है एक तरीके से सपोज बाईपास कुछ बना दिया यहाँ पर, फास्ट जो गाड़ी आ रही है वो यहाँ से निकल रही है एक तरीके से, तो क्या हो गया यहाँ पे, एक परिधि एक तरीके से बढ़ सी गई है कि बाहर से आने वाले लोग ब्रिज से होकर के जा रहे हैं, लोकल लोग नीचे से अपना काम चला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आवागमन बढ़ गया है एक तरीके से। तो यहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ा गया है। तो ये जो ब्रिज है वो कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, तो याद रखिएगा OSI मॉडल की दूसरी लेयर में ये जो है क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और कौन से प्रोटोकॉल पर बेस्ड हैं, SNMP, दैट इज़ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दो नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। अगला डिवाइस है आपका राउटर। राउटर रूटर्स, आप जो भी बोले इसे, ठीक है, रूटर्स पैकेट्स को सर्वश्रेष्ठ पाथ देता है। देखिए राउटर मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो रूट बता रहा है हमें, ठीक है, राउटर क्या करेगा, हमें रूट बताएगा, और रूट भी जैसे कि 3 रूट जा रहे हैं, आपको इस पॉइंट से कहीं पर जाना है आपको, और उसके 3 रास्ते हैं। जैसा कि आजकल आप क्या करते हैं, गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप आपको वो वाला रास्ता बताता है जहाँ पे आपको कम समय लग रहा हो, या फिर जहाँ की डिस्टेंस जो है वो सबसे कम हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है, किसी भी पैकेट्स को भेजना है तो जल्दी भेजना है तो वो वाला रूट ये बताता है जहाँ से वो फटाफट पहुँच जाए और एरर फ्री तरीके से भी जाए। जैसे कि गूगल मैप वो रास्ता भी बताता है आपको, इस तरीके से आपको कभी कभी रेड जो है वो शो करता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है वो भी ये इंडिकेट करता है। सेम सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर होती है। कुल मिलाकर राउटर को आपको याद रखना है किससे, बेस्ट पाथ से, सबसे अच्छा जो रास्ता है वो यहाँ पर रूटर द्वारा बताया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है, नेटवर्क लेयर से। नेक्स्ट है स्विच। स्विच क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि जो रूटर है और ब्रिज है दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, रूटर यानी कि अच्छा रास्ता भी पता चलेगा, ब्रिज दो चीज़ों को जोड़ेगा, ठीक है, दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेगा। तो रूटर और ब्रिज दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म है, ये क्या है, स्विच। इसी प्रकार से एक बी राउटर होता है जिसमें बी का मतलब ब्रिज है और दैट इज रूटर, दोनों के गुण इसमें होते हैं। एक होता है NIC जो कि नेटवर्क में क्या होता है, इंटरफेस कार्ड होता है। नेक्स्ट है गेटवे। नेटवर्क आर्किटेक्चर व अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन बनाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है गेटवे है, तो ये क्या करेगा, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। और कहाँ पर, एप्लीकेशन लेयर। चलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप लोग को कम समझ में आया, चलिए बिल्कुल आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ मैं। रोज़मर्रा का एक एग्जांपल होता है, आप घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, गेट होता है, गेट से ही जाएंगे आप लोग, है ना। तो जिस गेट से आप जाते हैं तो वो क्या हो गया, एक तरीके से आपके अंदर जाने और बाहर आने के लिए डोर है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क में आपको एंट्री भी लेनी पड़ेगी और एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट के रूप में एक तरीके से ये जो गेटवे है वो वर्क करते हैं, तो आप इसको गेट ही समझें। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में दो अलग अलग टाइप के क्या हो जाएंगे, नेटवर्क हो जाएंगे, उन नेटवर्क को ये कनेक्ट भी करता है। चलिए अब आ जाते हैं हम नए टॉपिक की तरफ, ये है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन देखिए बहुत ही एक आम टॉपिक है। आप रात दिन मोबाइल से बात करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, मीडिया यूज़ करते हैं, है ना, सोशल मीडिया पर रहते हैं आप लोग। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि मोबाइल पे बात किस टेक्नोलॉजी से होती है, किस तरीके से होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो आइए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने डायग्राम दिया है इसमें मोबाइल जनरेशन्स में बता रखा है, जो कि 1G 2G 3G और 4G के अलग अलग मोबाइल्स हैं। तो आइए डिटेल में इनको देखते हैं हम। सबसे पहले मोबाइल संचार के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज़ मोबाइल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, हमें किसी भी भौतिक कनेक्शन के उपयोग के बिना विभिन्न स्थानों में दूसरों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है।
ठीक है, ये होता है मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी से भी बात कर पाते हैं, और वो भी बिना केबल के कनेक्शन के। हालांकि ये जो कनेक्शन है वो हमारे लिए नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्शंस तो होते हैं, जैसे कि अलग अलग टावर लगे हुए हैं। ठीक है, ये टावर जो होते हैं ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये जो कनेक्टेड होते हैं केबल्स के द्वारा होते हैं, वो या तो ज़मीन में होती हैं या फिर समुद्रों में होती है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है, मोबाइल से कॉल किया जाता है, वहाँ से जो आवाज़ होती है उसे क्या किया जाता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, बेस स्टेशंस होते हैं। फिर वहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होता है उन्हें क्या किया जाता है, डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। देन अगेन जो स्टेशन होता है, बेस स्टेशन, वहाँ पर ये जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है इसका, फिर उसके बाद क्या होता है, जिसके पास भी फ़ोन होता है, जो रिसीवर है जिसको कॉल किया जा रहा है, वहाँ पर जो है फिर से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, और वहाँ पे स्पीकर से सब कुछ सुनाई देता है। देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में। सबसे पहले एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, फ़ोन पे किसी को कॉल किया है, किससे बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया है, डेटा का सेंडर हो चुका है। अब इस मोबाइल के अंदर क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल किस में होता है, 011001 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो प्रोसेस होती है रिसीवर साइड में होती है, लेकिन जब हम सेंडर की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो एनालॉग सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट होगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सिग्नल है वो किससे किस में कन्वर्ट हुआ, एनालॉग को किस में कन्वर्ट किया गया, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया गया। अब आगे देखते हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो सिग्नल है वो होता है, जिसमें 10 के फॉर्मेट में ये सिग्नल आगे बढ़ता है। उसके बाद मोबाइल में एंटीना की हेल्प से क्या होता है, ये सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज होता है, और ये बाहर चला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। एंड देन नज़दीकी स्टेशन, नज़दीकी टावर पे जो एंटीना होता है वहाँ पर ये सिग्नल पहुँचता है, रिसीव होता है। वहाँ पर कई कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं। अब देखिए एक्चुअल में ये सेल्यूलर टेक्नोलॉजी होती क्या है। ये देखिए हेक्सा 1 2 3 4 5 6 कर्नल रूप में इन क्षेत्रों को बांटा हुआ होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जो एरिया होता है इस शेप में होता है, और इसे ही क्या बोला जाता है, सेल एक्चुअली बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टावर जो हैं वो लगे हुए होते हैं। तो अभी तक क्या हुआ है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो कहाँ पर पहुँची है, यहाँ टावर पर, बेस स्टेशन पर। अब नेक्स्ट, ये जितने भी टावर होते हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो क्या होती है, पृथ्वी के अंदर से आपस में एक दूसरे को, ज़मीन के अंदर क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड रहती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये वायरलेस है, जबकि एक्चुअल में केबल्स का यूज़ तो यहाँ पर भी होता है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइट वेव है, यहाँ से नीचे जाती है, और यहाँ पर कहाँ पर पहुँचती है, ये बेस ट्रांसमीटर पर पहुँचती है, और यहाँ से ये सिग्नल फिर आगे बढ़ता है। उसके बाद सेंडर के नज़दीकी टावर से ये जो सिग्नल है, ठीक है, ये आया है, कहाँ पर पहुँचा है, डेस्टिनेशन टावर पर पहुँच चुका है। और इस प्रकार से रिसीवर जो है वो इसे रिसीव करता है, और वापस से यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होती है, डिजिटल से एनालॉग, एंड एनालॉग के बाद यहाँ पर स्पीकर के माध्यम से हमें वॉइस जो है वो सुनाई देती हैं। अब हम देख लेते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ में आती है। जैसे कि GSM है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल मोबाइल नेटवर्क डेटा को डिजिटाइज और कंप्रेस करता है। सेकंड, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित भी कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है। इसी वजह से जब आप एरोप्लेन के अंदर उड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ये कहा जाता है कि आप अपने अपने फ़ोन को जो है एयरप्लेन मोड में डाल लें। उसके बाद इसमें सभी डेटा सिम कार्ड पर संग्रहित आवाज़ की स्पष्टता, दोनों ही चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जितनी भी जो जानकारी है वो किस में होती हैं, सिम कार्ड में होती हैं, और यहाँ पर आवाज़ की क्लैरिटी भी होती है।
अब हम देखते हैं मोबाइल की कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो सबसे पहले 1G टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सिग्नल आता है एनालॉग सिग्नल और डेटा की स्पीड कितनी होती है 2.4 kbps थी। फर्स्ट जनरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पर आपको सिग्नल ध्यान में रखना होगा एनालॉग सिग्नल। यहाँ पर आप केवल ऑडियो जो मैसेज है वही जा सकता था, मतलब आप केवल बात कर पाते थे, या फिर यहाँ पर वॉइस ओवर IP टेक्निक का यूज़ में लिया जाता था। तो यहाँ पर होते क्या थे, 2 माइक्रोफोन होते हैं, एक एम्पलीफायर, 2 माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और एक क्या होता था सिग्नल जनरेटर। उसके बाद आई थी 2G टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर पहली बार डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया गया था। 1G में किसका उपयोग किया गया था, एनालॉग सिग्नल का, और यहाँ पर 2G में डिजिटल सिग्नल का पहली बार उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया, 2G टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर डेटा की स्पीड कितनी हो गई, 2 से बढ़कर के 50 kbps तक पहुँच गई। इवन आप ये देख लीजिए 64 kbps तक भी इसकी स्पीड जो है वो होती है। नेक्स्ट 1G में आप सिर्फ ऑडियो फाइल भेज सकते थे, जबकि यहाँ पर ऑडियो और वीडियो दोनों ही रनिंग मोड में होते हैं। सीमित टेक्स्ट मैसेज SMS फीचर। उसके बाद यहाँ पर यदि आप टेक्स्ट भी भेजते हैं तो वो भी लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड टाइप से आप यहाँ पर नहीं भेज पाते थे। नेक्स्ट आता है GPRS टेक्निक की यहाँ पर शुरुआत होती है, GPRS। अगला है 3G। थर्ड जनरेशन में जो डेटा की स्पीड है वो kbps से डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच जा चुकी है, mbps पर। तो 2 mbps थर्ड जनरेशन में स्पीड हो चुकी है और मोबाइल फ़ोन की संख्या में भी यहाँ पर वृद्धि होती है, क्योंकि इस समय बात करना थोड़ा आसान हो चुका है। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी 4G। 4G के अंदर क्या होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। और तो यहाँ पर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की अगर शुरुआत होती है तो उसके लिए सुपर हाई स्पीड नेटवर्क की भी ज़रूरत होगी। तो ऐसे में जो नेटवर्क स्पीड है वो कितनी हो गई है, 2200 Mbps तक पहुँच चुकी है। उसके बाद हाई स्पीड पे जो गेमिंग है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है, HD टेलीविज़न सेवाएं हैं, ये सभी भी 4G के साथ ही शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है। स्मार्टफोन का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो यहीं पर होता है। स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास हो चुका है। फिर आता है मोबाइल ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा की शुरुआत भी 4G टेक्नोलॉजी के साथ होती है और टिल टुडे यही टेक्नोलॉजी यूज़ में ली जा रही है। लेकिन अब इसी के साथ हम फिर आगे मूव करेंगे। तो अब आती हैं 5G टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सारे फ़ोन्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आ चुके हैं। और 5th जनरेशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल को इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड स्पीड है वो कितनी है, Gbps में पहुँच चुके हैं हम और 10 Gbps की यहाँ पर स्पीड एक्सपेक्टेड है। तो भूचाल आने वाला है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो वर्ड्स अभी हमने देखे, कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ में आ रहे हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन से संबंधित CSN की फुल फॉर्म होती है सर्किट स्विच नेटवर्क। PSN की फुल फॉर्म है पैकेट स्विच नेटवर्क। GSM इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA कॉर्ड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। FDMA में F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, T का मतलब होता है टाइम। अदरवाइज DMA की फुल फॉर्म याद रखें, डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट देखिए LTE की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आप जनरली देखते होंगे आपके फ़ोन के ऊपर स्क्रीन पर आता रहता है LTE वॉल्टी, सो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। नेक्स्ट है GPRS, इंपॉर्टेंट है ये भी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देन HSCSD क्या होता है, हाई स्पीड सर्किट्स विद डेटा। एंड सिम का बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।